तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। देखिए इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है डू नॉट गो नियर द लेक द गार्ड warn the children which of the following option to correct indirect speech। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको द गार्ड। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ हो जाएगा गार्ड वार्नड द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द लेक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। देखिए डोंट लगा है यानी डू नॉट लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दी गार्ड वार्नड दी चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द लेक। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा है कि मीरा रोट दिस नोवेल। सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेस विच कैन बी रिटेन इन प्लेस ऑफ दिस सेंटेंस। तो देखिए वाक्य जो है सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में है। तो सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की संरचना यदि देखें तो एक्टिव वॉइस जो है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट यदि हो तो पैसिव बनेगा आपको पैसिव वॉइस फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 उसके बाद बाई सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको यहाँ हो जाएगा दिस नोवेल ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा दिस नोवेल वॉज। देखिए दिस नोवेल वॉज रिटेन बाय मीरा यानी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए तीसरा है कि ही सेड टू हर हैज़ योर ब्रदर इनवाइटेड यू। दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटेन एज फॉलोज। तो तीसरा यदि देखें तो देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो कंजंक्शन के रूप में इफ़ का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। अतः यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड हर। ठीक है, क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ़ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही आस्क्ड हर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की इफ में बदलेंगे तो ही आस्क्ड हर इफ हर ब्रदर हैड इनवाइटेड हर। नेक्स्ट 4 देखिए कहता विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज डिलीजेंट। तो 4 को यदि देखें तो डिलीजेंट जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है उद्यमी। क्या होता है उद्यमी होता है या फिर परिश्रमी उद्यमी परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग लेबोरियस केयरफुली। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो डिलीजेंट। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हार्ड वर्किंग, तीसरा ऑप्शन हार्ड वर्किंग हो जाएगा या नहीं तो लेबोरियस हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अनहैप्पी मतलब होता है अनहैप्पी मतलब होता है आपको, ये भी एडजेक्टिव है, ये होता है दुखी। अनहैप्पी मतलब क्या होता है दुखी। FOOL फूल ये नाउन है, इसका मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है मूर्ख। लेजी ये भी जो है एडजेक्टिव है लेजी, इसका मतलब होता है आलसी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ जेन्युइन। 5 में यदि देखें तो जेन्युइन, इसका जो राइट आंसर होगा ये 3 होगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। आर्टिफिशियल जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है नकली। ठीक है, नकली कृत्रिम। ठीक है, नकली कृत्रिम यानी फेक होगा, बोगस होगा। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो और जेन्युइन भी एडजेक्टिव है। ठीक है, जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक होता है, असली होता है। ठीक,
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 है कि डाउटर इज फॉर सन डॉट इज फॉर अंकल। डाउटर इज फॉर सन डॉट इज फॉर अंकल। तो 6 में यहाँ देखें तो फर्स्ट लेंगे तो देखिए यहाँ जेंडर संबंध स्पष्ट है कि फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट, फेमनिन ऑफ अंकल इज आंट एज डाउटर इज फेमनिन ऑफ सन। ठीक है, तो डाउटर सन, इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा आंट अंकल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 7 है कि अ डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। तो देखिए एकेडमिक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, फर्स्ट में है एकेडमिक, इसका अर्थ होता है शैक्षिक। ठीक है, शैक्षिक, तो यानी रिलेटिंग टू एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप। उसमें देखिए यहाँ पे EPIDMIC, इसका मतलब होता है महामारी। क्या होता है महामारी। ठीक है, महामारी, तो यहाँ पे हो जाएगा अ डिजीज डेट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, यहाँ पे होगा एपिडेमिक, EPIDMIC। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक होता है ENDEMIC, इसका मतलब होता है स्थानिक। क्या होता है स्थानिक। ठीक है, उसके बाद देखिए पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, सर्वव्यापी महामारी होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नो बॉडी डॉट व्हेन ही विल लीव द हाउस सप्लाई करेक्ट टेंस। तो 8 में देखिए यहाँ प्रजेंट सिंपल का प्रयोग होगा। नो बॉडी प्रोनाउन है, का मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नो बॉडी नोज व्हेन ही विल लीव द हाउस। ठीक है, तो नो बॉडी क्या है प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे KNOWS हो जाएगा। ठीक है, नो पर्सन नो वन। नेक्स्ट 9 से देखिए 11 तक पैसेज है कि कवि को कालदृष्टा का युगदृष्टा कहा जाता है। आज 21वीं सदी के पूर्वार्ध में भी हम जाति पाति वर्ग भेद से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। उसी की मैली कुचली रुग्ण हो चुकी परंपरा के पोशाक बने हुए हैं। इन सब के खतरों से महाकवि कबीर भली भांति परिचित थे। वह जानते थे कि ये वही बुराइयां हैं जो समाज को दीमक की तरह खोखला करने को आतुर है, और संकट को पहचानते हुए वह एक रास्ता जो है सुझा रहे थे, जिस पर चलकर हम मनुष्यता की उस भावभूमि को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर जाति पाति छोटा बड़ा ऊंच नीच कर्मकांड सभी खत्म हो जाते हैं और इंसानियत ही बची रहती है। मानव मात्र का एक ही धर्म बचा रहता है, इंसानियत। मानवता के इसी समाज की कल्पना कबीर कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आतुर का अर्थ है 9 नंबर। तो आतुर का अर्थ है उतावला। ठीक है, आतुर का अर्थ है उतावला। 10 नंबर देखिए, फिर है गद्यांश में कवि का वर्णन। गद्यांश में किस कवि का वर्णन है? तो तीसरा ऑप्शन कबीरदास, गद्यांश में कबीरदास का वर्णन है। 11 है कि गद्यांश में प्रयुक्त धर्म का आशय है। तो गद्यांश में जो देखें तो तीसरा ऑप्शन, तो देखिए गद्यांश में प्रयुक्त धर्म का आशय कर्तव्य है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, कहता दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करें। तो सही शब्द 12 का यदि देखें तो देखिए इंदु मतलब होता है चंद्रमा और इंदूर मतलब होता है चूहा। ठीक है, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदूर मतलब होता है चूहा, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 13 का तीसरा, तो अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे दुखी बना मंजू मना भ्रंजांगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? 14 का फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। तो वह शब्द जिनसे किसी संज्ञा या
सर्वनाम के गुण, गंध, दोष, रंग, रूप आदि का बोध होता है उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, सच्चे, झूठे, नया, पुराना, मासिक, दोपहर आदि। जैसे सच्चे, देशभक्त, सदा, अभिनंदनीय है, गुणवाचक। फिर है कि तू डाल डाल में पात पात, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? 15 का तीसरा ऑप्शन, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। तू डाल डाल में पात पात, लोकगीत का अर्थ है एक से बढ़कर दूसरा चालाक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झेप खाना, तो देखिए 16 में यदि देखिए झेप खाना मतलब होता है लजा जाना। ठीक है, झेप खाना अर्थ होता है लजा जाना। नेक्स्ट 17 है कि नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? 17 का दूसरा होगा, यानी नयन जोर अभिराम, नयन जोर अभिराम। ठीक है, तो नयनाभिराम का होगा नयन जोर अभिराम। 17। नेक्स्ट फिर है कि यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? तो तीसरा ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। 19 नंबर देखिए, 19 है कि पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? 19 का दूसरा, निषेधवाचक वाक्य। जिन शब्दों से वाक्य में मना करने का बोध हो ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 है कि कोमल का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए कोमल का विलोम शब्द यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन कठोर। ठीक है, कोमल का विलोम है कठोर। ठीक है, मल का विमल है, मल का जो विलोम होगा ये होगा विमल। ठीक है, और कुटिल उसका देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा विमल, और यदि विमल का तो मल हो जाएगा। ठीक है, कुटिल का क्या होगा? तो कुटिल का हो जाएगा सरल, कुटिल का विलोम होगा सरल, कुटिल का सरल हो जाएगा। कोमल का कठोर हो जाएगा, कोमल का कठोर हो जाएगा। ठीक है, कठोर हो जाएगा। विमल का मलिन हो जाएगा, मल का विमल हो जाएगा, विमल का मलिन हो जाएगा। ठीक है, तो विमल का हो जाएगा मलिन, मलिन। ठीक, नेक्स्ट देखिए 21 नंबर है कि घ ग ड ठ त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? तो 21 में यदि देखें तो यहाँ पे देखिए 2 है। कितना है? तो 2 है। अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो अघोष वह ध्वनियाँ होती हैं जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है, जैसे क, ख, च, छ, त, थ, प, ट, ठ, फ। नेक्स्ट 22 नंबर फिर है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 22, तो फर्स्ट है मैं है, करुणामय में मैं प्रत्यय है। 23 नंबर कहता है जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन होगा? 23 का तीसरा ऑप्शन, अकथनीय। जो कहा न जा सके सही शब्द होगा अकथनीय। नेक्स्ट फिर है कि यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? 24 का फर्स्ट, रीतिवाचक। ठीक है, तो ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया होने की रीति या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, यथासंभव दूसरों की मदद करो। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्य में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 25 का तीसरा होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जब कोई शब्द हमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे अंदर, बाहर, छत पर, पेड़ पर, दूर, मैदान में, खेलना, सोना, गिरना आदि। ठीक है, तारे आकाश में चमक रहे, स्थानवाचक। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? कौन सा शब्द जो है एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो 26 का होगा फर्स्ट, पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द जो है परि प्लस आ उपसर्ग से बना है।
ठीक है। पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि प्लस आ प्लस वरण। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। फर्स्ट ऑप्शन बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है। तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीलकंठ जो हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। 28 नंबर है कि कौन सा शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है। 28 का तीसरा चाबी। तो ताल शब्द का अर्थ जो है झील, तार, तार का वृक्ष, संगीत का ताल। ठीक है, ये होगा तीसरा, यानी चाबी नहीं होगा। 29 है कि आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 29 का दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, आज मुझे बहुत काम है। ठीक है। 30 नंबर देखिए। 30 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। तो 30 का होगा तीसरा ऑप्शन, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। सरल वाक्य, तो देखिए सरल वाक्य में एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। उदाहरण, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।